हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब मैग्नेट ब्रेन्स पर हम आपको 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते, ना ही हम आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। आपकी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर से लेके जो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, ये तमाम चैप्टर्स आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर। सो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, कौन सी बुक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का, उसका चैप्टर 1 हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब अगर किसी के पास में पुरानी बुक्स रहेंगी कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, तो उसमें आप देखेंगे कि सर उस बुक के अनुसार जो 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इन दोनों को एक साथ में मिला के एक नया जो चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उस हिसाब से हमने यहाँ पे वीडियोस बनाए हैं। इसका मतलब कि आपको जो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस मिल रहे हैं, ये वीडियोस आपको बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। हो सकता है जो आज से 2-3 साल बाद के स्टूडेंट्स देखेंगे इस वीडियो को तो उनको ऑलरेडी उनकी नई बुक मिल चुकी होगी, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो हाल फिलहाल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी बुक में बदलाव नहीं आया है। लेकिन आपको भी पता है कि सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, तो यहाँ पे जो वीडियोस हैं वो आपके चेंजेस के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका जो पेपर है वो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आएगा, जो लेटेस्ट सीबीएसई ने जो चेंजेस किए। जैसा कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मर्ज कर दिया गया है और एक नया चैप्टर का नाम दे दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों के रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ऑलरेडी डिटेल वाइज चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया, तो आप भी टेस्ट कीजिए कि आपको इस पूरे चैप्टर में कितना समझ में आया है। एक टेस्टिंग थोड़ी सी इसकी भी हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एमसीक्यू वाला है। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला option, it gives a guarantee to the rights of citizens, it marks out different spheres of power for different branches of government, it ensures that good people come to the power, it gives expression to some shared values. Which of the following is नॉट। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन नहीं है? तो अगर आपको ध्यान हो तो जो हमारा जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको जो सारी चीजें बताई थी वो यही बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन नहीं है? तो मुझे तो सी वाला जवाब लग रहा है भैया। इट इंश्योर दैट गुड पीपल कम टू द पावर। ये कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ी ना फंक्शन है कि इट इंश्योर गुड पीपल कम टू द पावर। सो सही जवाब क्या हुआ? इसका जो सही जवाब है वो सी वाला हुआ, ठीक है। सही जवाब जो है वो सी हुआ, ठीक। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे क्वेश्चंस? अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो फिर से पढ़ो, फिर से जाके इन वीडियोस की स्टडी कीजिए आप लोग। दूसरा सवाल, which of the following is a good reason to conclude that the authority of constitution is an higher than that of parliament। इनमें से कौन सा गुड, सबसे अच्छा रीजन कौन सा है जिससे कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है वो ज्यादा है पार्लियामेंट की अथॉरिटी से, ठीक है। तो इनमें से गुड, सही, जो बहुत अच्छा रीजन कौन सा है? ठीक है, पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बिफोर द पार्लियामेंट कम इनटू बीइंग। दूसरा, the constitution makers were not eminent leader than the member of parliament. तीसरा, the constitution specify how parliament is to be formed and what are its power. चौथा, the constitution cannot be amended by parliament। ठीक है, यहां पे ये जो बताया गया है कि आपको क्या बताना है कि अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज हायर देन ऑफ पार्लियामेंट। इसका जो सबसे परफेक्ट कौन सा है? जवाब ये सारे लगभग सही है, लगभग सभी सही है, लेकिन इनमें से एक जवाब ऐसा है जो कि एकदम सबसे अच्छा है। वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद स्पेसिफाई करता है, जो संविधान है वो खुद बता रहा है कि पार्लियामेंट के क्या काम है। तो इससे ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है कि संविधान सबसे ज्यादा सुप्रीम है, क्योंकि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन खुद बता रहा है कि पार्लियामेंट के क्या फंक्शन होते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा सी, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, state the whether following statement about the constitution are true or false। अब यहां पे जो स्टेटमेंट दिए हैं इनको आप बताओ कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, हमें इन्हें देखना है, ठीक है। state whether the following statement about a constitution are true or false।
कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन डॉक्यूमेंट अबाउट द फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न ही हो, कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी तो हो सकते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ? पहले वाले का जवाब हुआ फॉल्स। ठीक है, पहले वाले का जवाब हुआ फॉल्स। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एंड आर रिक्वायर्ड ओनली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में? ऐसा तो नहीं है, मोनार्की वगैरह सभी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशंस रहते हैं, किसी में नहीं भी रहते लेकिन किसी में रहते हैं। तो ये वाला भी क्या हुआ? ये वाला भी फॉल्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड वाला पॉइंट भी यहाँ पे फॉल्स हो गया। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट डज नॉट डील विथ आइडियल्स एंड वैल्यू। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि आइडियल्स और वैल्यू से डील नहीं करता। तो ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो आपको आइडियल्स, आपको वैल्यूज, ये तमाम चीजें बताता है। फोर्थ, अ कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट्स सिटीजंस अ न्यू आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजंस को एक नई आइडेंटिटी दे देता है, बिल्कुल नई आइडेंटिटी दे देता है, आपको एक आइडेंटिटी में बांध देता है। इसका एग्जांपल अगर आप लोग लेंगे तो हम क्या ले सकते हैं कि इंडिया में देखो तो इंडिया में हमें कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग कल्चर के लोग, ट्राइबल पीपल्स हैं, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे लोग हैं, लेकिन ये सारे लोगों की आइडेंटिटी एक हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद, दैट इज इंडियन। ठीक है, क्लियर हुई? ये वाली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई। तो ये सारे स्टेटमेंट पहले तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं और लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या है? वो ट्रू है। लास्ट वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग inferences about the making of Indian Constitution are correct or incorrect. Give reasons to support your answer. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। साथ ही साथ हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे रीजंस देना है। ठीक है, हमें यहाँ पे रीजंस देना है टू सपोर्ट अवर आंसर। हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ रीजंस देना है टू सपोर्ट अवर आंसर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट रिप्रेजेंट द इंडियन पीपल सिंस इट वॉज नॉट इलेक्टेड बाय ऑल सिटीजन्स। ये गलत बात है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इंडिया के पीपल को रिप्रेजेंट करती थी। क्यों रिप्रेजेंट करती थी? क्योंकि हम लोग देखते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कल्चर से लोग थे। ठीक है, हमने देखा था कि जो सीट्स थी वो सीट्स रिजर्व थी। किस किस में सीट्स रिजर्व थी? सीट्स रिजर्व थी हिंदू में, सीट्स रिजर्व थी मुस्लिम्स में, सीट्स रिजर्व थी सीट्स हिंदू, सीट्स थी जनरल, मुस्लिम एंड सिक्स में। ठीक है, जो जनरल हिंदूज को जनरल एक कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था, तो इन तीनों में सीट्स रिजर्व थी। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो 22 मेंबर थे वो शेड्यूल कास्ट के भी लोग थे यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव थी, सोसाइटी के हर वर्ग के लोग थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भले ही डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए हो, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन जरूर हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक, इट इज इनकरेक्ट टू से दैट, अब एक बार स्लाइड्स का पढ़ लेते हैं, यहाँ पे चीजों को समझ लेते हैं। इट इज इनकरेक्ट टू से दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट रिप्रेजेंट इंडियन पीपल बिकॉज although the member of constituent assembly were not elected by universal suffrage, there was a serious attempt to make the body a representative body. ठीक है, और वही वाली बात है कि although हमारे यहाँ एकदम डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हमने देखा था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाने का पूरा प्रयास किया गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द मेंबर ऑफ ऑल रिलीजन्स, social and economic groups to accommodate all shapes of opinion within it. The assembly had 26 member even from the scheduled caste. ठीक है, असेंबली के 26 मेंबर, 22 नहीं 26, ठीक है, मैंने 22 बोला था, आप उसे 26 कर लीजिएगा। 26 मेंबर शेड्यूल कास्ट से थे और अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप ऑफ लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फिर हमें देखना है आपके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, और हमें इसके यहाँ पे क्या करना है? हमें इसके यहाँ पे रीजन देना है। The constituent making did not involve any major decisions since there was a general consensus among the leaders at that time about its basic framework. ठीक है, तो बिल्कुल ये एकदम करेक्ट है कि हम यहाँ पे कोई मेजर डिसीजंस हमें लेने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं जरूरत पड़ी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी काम हो रहे थे वो सारे काम क्या थे?
वो सारे काम सबकी आपस सहमति से हो रहे थे। ठीक है, मेजर कंसेंसस मतलब क्या है, जनरल कंसेंसस मतलब यहाँ पे क्या है, जनरल कंसेंसस मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे जितने भी काम हो रहे थे वो सारे काम कैसे हो रहे थे, वो सारे काम सबसे मिलजुल के सबकी आपस सहमति से यहाँ पे सारे काम हो रहे थे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग डिड नॉट इन्वॉल्व एनी मेजर डिसीजन सिंस देयर वाज अ जनरल कंसेंसस अमंग द लीडर एट द टाइम अबाउट इट्स बेसिक फ्रेमवर्क। ठीक है, क्लियर हुआ। इट इज करेक्ट टू से बिकॉज, अब हम इसे करेक्ट क्यों कहेंगे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन containing principle was moved by Nehru in 1946, brought by the nationalist movement. Constituent Assembly could not have functioned without any background consensus on main principle. The Constitution does not have any rules and procedure but a moral commitment also to establish a government to fulfill the promises made to the people. अब हम यहाँ पे देख रहे थे नेहरू ने क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आते हैं और उन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे सभी लोगों ने अपनी सहमति जताई थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जितना भी फंक्शन किया है वो सारा फंक्शन आपस सहमति से किया। अगर कोई भी ऐसा था कि अगर किसी को भी कोई डाउट थे तो डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन के थ्रू उनके डाउट्स वहां पे क्लियर कर दिए जाते थे। सबकी आपसी सहमति से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती रही। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, there was a little originality in the constitution but much of it was borrowed from other country. इसको क्या बोलेंगे, no, it is incorrect to say because हम भले ही मानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो बहुत सारे प्रोविजंस हमने क्या किए, वो बहुत सारे प्रोविजंस हमने बोरो किए, बट स्टिल अगर देखा जाए, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन भले बोरो कर लिया यूएसए, यूके और अलग अलग कंट्री से हमने बोरो कर लिया, लेकिन हमने उनको आंख बंद करके इंप्लीमेंट नहीं कर दिया। वही प्रोविजंस लिए हमने जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल रहे, वही प्रोविजंस लिए हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से जो कि हमारी सोसाइटी में फिट बैठे और उसमें हमने हमारा इंडिजिनियस टच, उसमें हमने हमारा इंडिया वाला टच जरूर दिया है। ऐसा नहीं आंख बंद करके यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को उठा लिया, उसको देखा कि क्या वो हमारी सोसाइटी में फिट होगा तो क्या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। अच्छा जरूरत है तो हल्का सा मॉडिफाई करके और उसे क्या करो, उसे लागू कर दो। उसमें इंडियन टच होना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया की सोसाइटी यूएसए की सोसाइटी से पूरी अलग है। तो ऐसा चाहते तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर सीधा वहीं के वहीं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी कर लेते, लेकिन नहीं किया ना, उन्होंने सिर्फ एक बेसिक कुछ जो चीजें हैं जो हमें दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी लगी थी उसको ली, प्लस उसमें इंडिया का टच दिया ताकि वो इंडिया की सोसाइटी पे अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाए। ठीक है, एक बार इसे रीड कर लेते हैं। दो दे borrowed a number of provision from constitution of different country but it was not based upon slavish imitations. Each provision before it was included well considered by the member of constituent assembly. Long debates and discussions also took place to examine the suitability to the condition prevailing in India along with the problems and aspiration of the people. यहाँ पे बड़ी बड़ी debates, discussion सारी चीजें हुई है इंडिया के डिबेट्स एंड डिस्कशंस के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स, एस्पिरेशन, इन सारी चीजों को हम क्या कर सकें, इन सारी चीजों को हम एड्रेस कर सकें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल ईच टू सपोर्ट द फॉलोइंग कंक्लूजन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें यहाँ कुछ दो एग्जाम्पल देना है और जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं ताकि ये जो गिव टू एग्जाम्पल ईच टू सपोर्ट द फॉलोइंग कंक्लूजन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हैं और हमें यहाँ पे दो एग्जाम्पल देके इन पॉइंट को सब्सटैंशिएट करना है। ठीक है, पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय क्रेडिबल लीडर्स हु कमांडेड पीपल रिस्पेक्ट। बिल्कुल ये बात सही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बिल्कुल क्या था, बिल्कुल वो जो क्रेडिबल लोग थे उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के, नेशनल मूवमेंट के, और जरूरी नहीं कि सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो अदर पॉलिटिकल पार्टी से भी थे वो लोग भी यहाँ पे थे जिनको लोगों पे एकदम ट्रस्ट था, जिन पे लोग एकदम विश्वास करते थे। ठीक है, सो एक वो था। दूसरा, यहाँ पे अगर हम देखें, एक बार हम इसे देखें तो द मेंबर, पहला वाला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड indirect election by the member of provisional legislative assembly to establish in 1975. Assembly respected each of the community, provinces, princely state through an appropriate formula. Even 28 members belong to scheduled caste. The member of constituent assembly spent a long debates and discussion for 166 days spread over the 11 months. ठीक है,
यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरा वही था कि यहाँ पे फिर उन लोगों ने बहुत सारा डिबेट्स एंड डिस्कशन किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में एक बहुत ही लंबा समय यहाँ पे लगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे हमने देखा कि करीब करीब 2 साल 11 महीने तक हमारे यहाँ डिबेट चलती रही। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिस्ट्रीब्यूटेड पावर इन सच अ वे एज टू मेक इट डिफिकल्ट टू सबवर्टेड। बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर कुछ इस तरीके से बनाई ताकि उसको क्या हो, ताकि उसको कोई सबवर्ट ना कर पाए। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अगर आप देखो तो हमारे यहाँ 3 ऑर्गन मेनली बनाए गए। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। एक हो गया लेजिस्लेटिव विंग, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव विंग। लेजिस्लेटिव विंग, इसको हम कहेंगे पार्लियामेंट। एक हो गया एग्जीक्यूटिव विंग, एग्जीक्यूटिव। एक क्या हो गया, एक यहां पे होगी जुडिशरी। ये हो गया सारा सेंट्रल लेवल पे। और नीचे क्या हो गया, नीचे स्टेट गवर्नमेंट हो गया। नीचे हो गई स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सभी के पास पावर कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दी ताकि किसी भी इंसान के पास पावर, एक इंसान के पास में ज्यादा पावर ना आ जाए या एक इंस्टीट्यूशन के पास में ज्यादा पावर ना आ जाए। लेजिस्लेटिव विंग के पास में देखिए, मतलब दैट इज पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव विंग को हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट भी कहते हैं। इनके पास क्या काम है, इनके पास है कानून बनाना, ये कानून बनाती है। जुडिशरी के पास क्या काम है, जुडिशरी देखती है कि जो कानून बने हैं वो कानून सही से बने हैं या नहीं बने। जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया वो सही से तो है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो है। जजेस मान लो अगर करप्शन वगैरह करते हैं तो उनको पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है। अगर एग्जीक्यूटिव अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो ये एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार बहुत अपनी मनमार्जी कर रही है तो यहाँ पे उनको स्टेट गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। तो एक तरीके से हमने देखा तो यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी ताकि कोई भी इंसान ज्यादा पावरफुल ना बने। और ये इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी एक बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। बैड एक्सपीरियंस कैसा, अंग्रेज लोग आए, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत एक लंबे समय तक रूल करके गए थे। ठीक है, बहुत लंबे समय तक रूल करके गए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ऊपर अपना एक तरीके से इंडिया को बहुत ज्यादा अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो यहाँ पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स हैं उनको था कि आगे कल को कोई ऐसा लीडर ना आ जाए जो कि सारी चीजें को एकदम इतने अपने अंडर में ले ले। ठीक, सो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने कुछ इस तरीके से ऑर्गन्स बना दिए ताकि क्या हुआ, ताकि यहाँ पे पावर किसी एक के पास में ना जाए। क्लियर है, ये वाली चीजें समझ में आ गई। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस अप्रोच। चेक्स एंड बैलेंसेस कि जुडिशरी गलत कर रही है तो पार्लियामेंट ध्यान रख रहा है, एग्जीक्यूटिव गलत कर रहा है तो पार्लियामेंट ध्यान रख रहा है, पार्लियामेंट गलत कर रहा है तो जुडिशरी ध्यान रख रही है। एक तरीके से हर ऑर्गन एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस बना के रखा है। ठीक है, एंड इफ वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन गोज बियॉन्ड इट्स लिमिटेशन द अदर्स चेक इट। और एक भी इंस्टीट्यूशन अपनी हद से बाहर जाता है तो दूसरा इंस्टीट्यूशन इसको ऑटोमेटिकली चेक करता है। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इज वेल इलैबोरेटेड फॉर डिफरेंट आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो भी हमने देखा डिवीजन ऑफ द पावर है या सेपरेशन ऑफ पावर है, चेक्स एंड बैलेंसेस है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जगह पे दिया है कि ये वाला आर्टिकल बताता है कि जुडिशरी ऐसे काम करेगी, ये वाला आर्टिकल बताता है पार्लियामेंट ऐसे काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग आर्टिकल्स बताते रहते हैं। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लोकस ऑफ पीपल्स होप्स एंड एस्पिरेशंस। बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीपल की होप और एस्पिरेशन पे बेस्ड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो लोग थे उनको इनके लीडर से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। देश आजाद हुआ था कि अब हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, कुछ भला होगा। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को क्या दिया, फंडामेंटल राइट्स दिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स दी। और जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वो सरकार को बताते हैं कि सरकार को किस हिसाब से काम करना चाहिए। ये सारी चीजें क्या हुई, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी है। सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से बताई गई है। क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, why it is necessary for a country to have a clear demarcation of power and responsibility in constitution? What will happen in the absence of such demarcation?
यहाँ पे वही वाली बात आ गई कि हर कंट्री में अलग अलग, ऐसा क्यों है कि हमें पावर का बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस ऑर्गन को क्या काम करना है, और अगर पावर डिफाइन नहीं होगी तो क्या होगा, ये है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन एक बार हम फिर से इसको और डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 3 ऑर्गन होते हैं हमारे यहां, एक हो गया पार्लियामेंट, ठीक है, एक हो गया पार्लियामेंट, एक हो गया एग्जीक्यूटिव विंग, और क्या हो गया यहां पे, और एक हमने यहां पे देखा जुडिशरी। ठीक है, पार्लियामेंट का क्या काम है, पार्लियामेंट का काम है टू मेक लॉज, देन एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है टू इंप्लीमेंट द लॉज, इन कानूनों को इंप्लीमेंट करना, जुडिशरी का क्या काम है, जुडिशरी का काम है टू check that these laws are, to check that these laws are based on constitution, are based on that these laws are based on constitution। पार्लियामेंट का देखो, अगर यहाँ पे सबके बीच में डिमार्केशन नहीं होगा, पार्लियामेंट को पता है उनको कानून बनाना है, अगर ये डिमार्केशन नहीं होता तो कल को ये सरकार बोल देती कानून हम ही बनाएंगे, हम ही लागू करेंगे और हम ही जज बन जाएंगे। तो ऐसे में आप तानाशाही नहीं देखते। अगर यहाँ पे पावर को डिवाइड कर दिया तो कितने अच्छे से काम कर रहा है। अगर किसी एक के इंसान के पास में पावर आ जाएगी तो आप कहीं ना कहीं क्या देखोगे, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे तानाशाही देखोगे। ठीक है, कि एक इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो एक डिक्टेटर का रूप ले लेगा, एक मिलिट्री रूल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की मदद से, कि इस ऑर्गन ने गलत किया तो ये कान पकड़ लेगा, इस ऑर्गन ने गलत किया तो ये कान पकड़ लेगा, ये गलत करेगा तो ये कान पकड़ लेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस की मदद से कोई भी ऑर्गन अगर अपनी लिमिटेशंस के बाहर जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी, हम लोग देखते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर अपनी लिमिटेशन, अपनी लिमिट को क्रॉस करता है तो दूसरा इंस्टीट्यूशन बोल देता है भैया क्या बात है, तुम अपनी लिमिट क्यों क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, तो इंडिया में हम क्या देखते हैं, इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होती है। इसको भी आप यहीं पे समझ लो थोड़ा सा। इंडिया में हम लोग देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ, डॉक्ट्रिन को भूल जाओ। ठीक है, इंडिया में हम लोग देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब डॉक्ट्रिन मतलब एक सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है, सेपरेशन ऑफ पावर। और दूसरी थ्योरी क्या बोलती है, दूसरी थ्योरी बात करती है चेक्स एंड बैलेंसेस की, चेक्स एंड बैलेंसेस। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब इसका काम ये है, इसका काम ये है, इसका काम ये है। हमने यहाँ पे पावर को सेपरेट कर दी, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया। चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब कि इसने गलत किया तो ये चेक करेगा, इसने गलत किया तो इसकी पावर को ये चेक करेगा, इनने गलत किया तो इनकी पावर को ये चेक करेगा। तो इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस दोनों है। क्लियर है, समझ में आ गया। वर्ड से समझो, ये आपकी बुक में कहीं नहीं दी है, लेकिन आपकी कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको वर्ड बाय वर्ड सारी चीजों को आप बहुत ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए। क्लियर हुआ, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर अ कंट्री टू हैव अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज टू इंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर द मोनोपोली ऑफ पावर। पहला कि कोई भी इंस्टीट्यूशन के पास में बहुत ज्यादा पावर नहीं आ जाए। दूसरा, इन केस ऑफ ट्रांजिशन इट मे बी चेक्ड बाय वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इट स्पेसिफाई हु प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग पावर। और दूसरा वही कि अगर कोई भी ऑर्गन अपनी हद से बाहर जाके काम कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, दूसरा उसको पकड़ लेगा। और तीसरा क्या, तीसरा उसको बताने के लिए कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में है। इस ऑर्गन को ये काम करना है, ये वाला ऑर्गन एग्जीक्यूटिव से इतना डिसीजन ले सकता है, पार्लियामेंट से इतना डिसीजन ले सकती है। ठीक है,
जुडिशरी सिर्फ इतने डिसीजन ले सकती, तो कॉन्स्टिट्यूशन बता देता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किस किस के पास में है। क्लियर है, ये चीज भी आपको समझ में आ गई। इट शोज हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, इट लेज डाउन सम लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट एंड सिटीजंस both which are fundamental in nature, which should not be trespassed by government and citizens. The constitution shows how organs of government are interrelated along with demarcation of power like legislature, executive, judiciary, as well as statutory body like election, as well as statutory body and constitutional bodies like Election Commission of India. The judiciary has been given a specific place to declare any law unconstitutional if it not par with the constitution. ठीक है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। साथ ही साथ जुडिशरी को क्या दे दिया है, जुडिशरी को स्पेशल पावर दे दी है। जुडिशरी को स्पेशल पावर क्यों दे दी है, ताकि वो सारी चीजों का ध्यान रखे। ठीक है, वो सारी चीजों का ध्यान रखे और कोई भी प्रोविजन, अगर कोई भी चीज अगर हम यहाँ पे देखें कि और मतलब कोई भी जुडिशरी को ये पावर दे दी गई है कि अगर कोई भी ऐसा कानून बने जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री से जाके बाहर बन रहा है, तो जुडिशरी उसको वहीं पे रोक सकती है। ठीक है, और अगर ये डिमार्केशन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मिलिट्री रूल आ सकता है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ सकती है। पाकिस्तान का आप लोग एग्जांपल देखिए, पाकिस्तान में कभी भी वहां पे पावर का सही से डिमार्केशन नहीं है मिलिट्री और सरकार के बीच में, तो क्या होता है वहां पे बार बार मिलिट्री पावर में आ जाती है। ठीक है, और मिलिट्री सरकार को बाय बाय कह देती है क्योंकि वहां पे क्लियर डिमार्केशन नहीं है। तो इसलिए क्लियर डिमार्केशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Japanese constitution was made when the US occupation army was still in the control of Japan. The Japanese constitution was made when US occupation army was still, when the US occupation army was still in control of Japan after its defeat in Second World War. The Japanese constitution could not have any provision that US government did not like. Do you see problem in this way of constitution making? In which way was the Indian experience different from this? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जापान और यूएस का, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, आप इस वाले पार्ट में कंफ्यूज मत होना, इसको मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या बताया गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वार हारने के बाद, जापान हार गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार हारने के बाद जब जापान अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था तो वहां पे यूएस आर्मी थी। ठीक है, और जापान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं लिख सकता था जिससे कि यूएसए खुश नहीं हो। जापान अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इतना ध्यान रख रहा था कि उससे यूएसए खुश रहे। क्या ऐसी चीज इंडिया के साथ में भी हुई, या ये जो जापान के साथ में हुआ ये सही है या गलत है? एक तरीके से देखो तो बहुत गलत हुआ। ये जापान के अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें यूएस आर्मी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जापानीज गवर्नमेंट ने, जापान के लोगों ने, मतलब वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, वहां की गवर्नमेंट ने कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे डाले थे जिससे कि यूएस आर्मी नाराज हो रही थी, तो उन्होंने उस प्रोविजन को हटाए। तो क्या ये इंडिया में हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। इंडिया में अंग्रेज लोग थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1946 से काम करना शुरू कर दिया था, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की थोड़ी बहुत प्रेजेंस उस समय थी। ठीक है, तो उसके बावजूद इंडिया एकदम सोवरेन था, मतलब इंडिया अपने डिसीजन खुद ले सकता था, और इंडिया ने फुल फ्लेजेड तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से बनाया, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, वहीं अगर हमने जापान में देखा तो जापान में क्या हुआ, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन सही से नहीं बना, और इस तरीके से हमने देखा कि वहां के लोगों की एस्पिरेशंस कहीं ना कहीं दब गई। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, जिसपे कि किसी का कोई दबाव नहीं था, और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया के पीपल की होप्स, उनकी एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट किया। क्लियर है, इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया। एक बार बस मैं थोड़ा सा हम लोग एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इंडियाज एक्सपीरियंस वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जापान इन फॉलोइंग मैनर। ठीक है, इंडिया का एक्सपीरियंस कैसे डिफरेंट था, एक बार उसको रीड मान लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वाज इलेक्टेड टू एस्पायर इंडिया to be a society free of any sort of discrimination among the people. The framers of Indian Constitution worked for leading a life of a social dignity and social respect, along with minimum material well-being and education to an individual. Indian Constitution enabled the government to fulfill the aspiration of society to make it more better. ठीक है,
तो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरा इंडिया की नीड के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अलग अलग डाइवर्स सोसाइटी के लोग थे यहाँ पे, और यहाँ के लोगों ने क्या किया, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लोगों की एस्पिरेशंस, लोगों के गोल को रिप्रेजेंट किया। Indian Constitution has inculcated the federal spirit with the distribution of power between the different levels of government, as well as bicameral legislature and independent judiciary also set up. The Constituent Assembly framed the Constitution after a long debates and discussion to provide political, social and legal equalities to the people. ठीक है, और Constituent Assembly में एक एक प्रोविजन के ऊपर अच्छी खासी डिबेट डिस्कशंस हुए हैं, ताकि किसी का भी ऐसा नहीं हो कि किसी के भी मन में कोई सवाल रह जाए। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस समय ओपन फॉर पब्लिक एंड ओपन फॉर प्रेस सबके लिए थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Raj asked his teacher this question: the Constitution is a 50-year-old and therefore outdated book. No one took my consent for implementing it. It is written in such a tough language that I cannot understand it. Tell me, why should I obey this document? If you were a teacher, how would answer to Rajat? ठीक है, how will you answer to Raj, और ठीक है, how will you answer to Raj? ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि राज ने एक सवाल पूछा टीचर से। क्या सवाल पूछा कि देखो भैया, कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए बहुत साल हो गए, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या हो गया, ये आउटडेटेड हो गया। ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये आउटडेटेड हो गया है, और यहाँ पे मेरा किसी ने कॉन्सेंट नहीं लिया। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उस समय मैं तो था ही नहीं, तो मेरा कॉन्सेंट लिया नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत टफ लैंग्वेज में, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को आज क्यों मानूं? तो मैं इसको कुछ, अब राज को कुछ इस तरीके से समझाऊंगा कि देखो राज बेटा, ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बहुत ही ध्यान रख के हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, और तुमने कॉन्सेंट नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने दिया। ऐसे तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलते ही जाएंगे, फिर कल को तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा बोलेगा कि हमने तो नहीं दिया। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर तुम उसे देखो तो वो 50 नहीं, वो 200, 300, 400, 500, 600 साल आगे चलने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सही है। साथ ही साथ क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर ने एक आर्टिकल 368 जोड़ा। 368 में क्या था कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकती है। ये थोड़ा बहुत बदलाव की गुंजाइश क्यों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने छोड़ी थी? वो इसीलिए छोड़ी थी कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद अगर संविधान में थोड़ा बहुत बदलाव करना हो तो वो पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, तो आज भी अगर थोड़ा बहुत बदलाव करना है आज के नीड के अकॉर्डिंग, तो उसको कौन कर सकता है? उसको हमारी पार्लियामेंट कर सकती है। क्लियर है? तो राज को कुछ इस तरीके से जवाब दे दिया जाएगा। Had I been a teacher, I would answer रजत। अब रजत से टीचर क्या आंसर करती है, एक बार स्लाइड्स को गो थ्रू करते हैं। ठीक है, Indian Constitution is a blend of flexibility and rigidity. Hence, despite being 50-year-old, it is not outdated, and it has been amended a number of times whenever required or modified from time to time. वही वाली बात है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है तो फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम समय समय पे चीजें बदल भी सकते हैं। तो आज के टाइम पे हमने बहुत बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें चेंज करी है समय के अनुसार। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दो। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के लोगों से आए हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। ठीक, दो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड by Congress, which occupied 82% of the seats in the assembly, but it has representation from every class, religion and communities region to accommodate all shades of opinion within it. भले हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 82% मेंबर कांग्रेस के थे, लेकिन कांग्रेस में भी अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के और बचे हुए 18% दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग यहाँ पे थे। Though it is not possible to consult each and every individual in framing the constitution, hence provision were made to elect the representative from every section to reflect the people from all these। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या बताया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे ये बताया गया कि जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम हर इंसान से नहीं पूछ सकते कि तुमको ये प्रोविजन चाहिए नहीं चाहिए, इसलिए हम हर वर्ग से, हर एरिया से हमने एक एक इंसान को लिया है और वो इंसान उस एरिया की विल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a discussion on the expression of the working of our constitution, 3 speakers took different position। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग पे 3 लोग थे, तीनों ने अलग अलग वो लिया। हरबंस ने क्या लिया? हरबंस से लिया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सक्सीडेड
इन गिविंग अस अ फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। हर्बन का कहना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं सक्सीड हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं ना कहीं सक्सेस नजर आती है। जो हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमें यहाँ पे सक्सेस नजर आती है। नेहा, द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अ solemn promises of ensuring liberty, equality and fraternity. Since this has not happened, the constitution has failed. नेहा बोलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के, और अगर ये चीज नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया है। नाजिमा क्या बोल रही हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फेल्ड अस, वी हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। नाजिमा बोल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फेल नहीं किया, बट वी हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। डू यू एग्री विथ एनी ऑफ दीज पोजीशन? इफ यस, व्हाई? If yes, why? If not, what is your own position? In the above mentioned conversation of three people, focus whether on the working of our constitution is fruitful or not. अब यहाँ पे ये जो तीन स्टेटमेंट है, इस तीन स्टेटमेंट में से आप किसी स्टेटमेंट पे अग्री करते हो, अगर करते हो तो क्यों, और नहीं करते हो तो क्यों। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसे पहले हर्बन का पॉइंट लेंगे, हर्बन के पॉइंट से हम लोग अग्री करेंगे नहीं करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। नेहा का पॉइंट लेंगे, नेहा का स्टेटमेंट लेंगे, नेहा के स्टेटमेंट से हम अग्री करेंगे नहीं करेंगे उसके पॉइंट्स देंगे। फिर नाजिमा का पॉइंट लेंगे, नाजिमा के पॉइंट से हम अग्री करेंगे नहीं करेंगे इसके स्टेटमेंट लेंगे। क्लियर है, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे। इन द अबव मेंशन कॉन्वर्जेशन ऑफ थ्री पीपल, फोकस वेदर द वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रूटफुल और नॉट। पहला, Indian Constitution is a document consisting the supreme and fundamental laws of country about power, function and structure of government. Constitution also shows that how organs of government are interrelated with each other as well as relationship between government and citizens. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हर्बन्स का देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से सक्सेस मिली है हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स ऑफ गवर्नमेंट है, पावर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन है, वो ऑलरेडी दिया है। ठीक है, वो ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया, वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा कौन किसके पास कौन सा पावर होगा, कौन सा ऑर्गन क्या काम करेगा। तो यहाँ पे ये वाली चीज यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है। फिर नेहा, द कॉन्स्टिट्यूशन, नेहा ने क्या बताया, नेहा बोलती है कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और अगर ये नहीं हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया। बिल्कुल, अगर हम प्रियम्बल में देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल क्या होता है, आपकी बुक का जो फ्रंट पेज है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला वाला पन्ना है वो प्रियम्बल है। उसमें ये बहुत सारे वादे किए गए हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के, और वाकई में नहीं हुए तो ये कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की अनसक्सेसफुल नजर आएगी। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट स्टेटमेंट नाजिमा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज वी हैव नॉट अप्लाइड अवर सिंसियर एफर्ट्स टू सिटीजंस वेलफेयर प्रॉपरली। यहाँ पे नेहा क्या बोलती है, नेहा का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाजिमा का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फेल्ड अस, वी हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। नाजिमा क्या बोल रही है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फेल्ड अस, वी हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें नाजिमा बोल रही कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फेल नहीं किया, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फेल कर दिया। कैसे फेल कर दिया? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें थी। अच्छी अच्छी बातें इन द सेंस कैसी थी? अच्छी अच्छी बातें थी कि लिबर्टी रहेगी, हम सब बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे, लेकिन हमने फेल कैसे कर दिया? करप्शन, हम अच्छा खासा करप्शन कर रहे हैं। ठीक है, हम लॉज को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, हम हमारे ये जो भाईचारा, इक्वालिटी वाली बातें से वो कहने वाली बात हो गई है, लेकिन हर सिटीजन्स को और ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पावर, ज्यादा से ज्यादा हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, हम बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा बल्क में डिमांड करने लगे हैं। ठीक है, The citizens are also supposed to be an active in public affair and to support citizens in the exercise of right to discharge of all obligation. साथ ही साथ citizens को एक्टिव रहने की भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बात की थी। पब्लिक अफेयर्स में सरकार काम नहीं कर रही है अच्छे से, तो आप सरकार को कहिए क्यों काम नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आप उनको कहिए। ठीक है, the citizens should get themselves educated to curb social and economic inequality to implement the constitution. Hence, it can be concluded that constitution has not failed, but we have failed the constitution due to our negligence to our rights and duty. इसलिए हम कहते हैं कि citizens को बहुत सारी ड्यूटीज, बहुत सारे राइट्स दिए थे, लेकिन हम सबको उनसे मतलब ही नहीं है, हम हमारे जीवन में जी रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फेल नहीं किया है, ये तो हमारा नेग्लिजेंस है हमारी राइट्स और हमारी ड्यूटीज के प्रति। क्लियर, समझ में आ गया?
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स है अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, अ बिल ऑफ राइट्स लेज डाउन द राइट्स एंजॉयड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। अ बिल ऑफ राइट्स लेज डाउन द राइट्स एंजॉयड बाय पीपल ऑफ कंट्री। बिल्कुल ट्रू है कि जो बिल ऑफ राइट्स है वो आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है कि उस सिटीजन्स के, उस देश के नागरिक के पास क्या क्या राइट्स है, ठीक है। अब बिल ऑफ राइट्स प्रोटेक्ट द लिबर्टीज ऑफ इंडिविजुअल, जो अधिकार होते हैं, जो राइट्स होते हैं, वो इंसान की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये वाला भी क्या हो गया, ये वाला भी ट्रू हो गया, ठीक। नेक्स्ट, एवरी कंट्री ऑफ अ वर्ल्ड हैज अ बिल ऑफ राइट, ये फॉल्स है। जरूरी नहीं है कि हर कंट्री के पास में बिल ऑफ राइट्स हो, बिल्कुल नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी रेमेडी अगेंस्ट वायलेशन ऑफ राइट्स, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक तरीके से गारंटी देता है कि अगर मेरी राइट वायलेट हुई तो बदले में मेरे पास में क्या क्या ऑप्शन है। तो बिल्कुल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे क्या दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे एक तरीके से गारंटी दे रहा है, एक तरीके से मुझे सारी चीजें बता रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्रिप्शन है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है, कौन सा फंडामेंटल राइट्स पे एकदम बेस्ट सूटेबल होता है, बेस्ट डिस्क्रिप्शन है। पहला, ऑल द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ऑल द राइट्स एंड इंडिविजुअल शुड हैव, ऑल द सिटीजन्स गिवन टू सिटी, ऑल द राइट्स and individuals should have all the rights given to citizens by law, the rights given and protected by the constitution, the right given by constitution that cannot ever be restricted, ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो द राइट्स गिवन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो राइट्स जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है और कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट की है। फंडामेंटल राइट्स को भी सरकार थोड़ा सा चेंज कर सकती है, हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज में, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में भी सरकार थोड़ा सा तो चेंज कर सकती है। क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following situation, which fundamental right is being used or violated in each case and how। यहाँ पे हमें एक एक सिचुएशन पढ़नी है और हमें देखना है कि कौन सी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है इन सिचुएशंस में से, ठीक है। तो देखते हैं, overweight male cabin crew are allowed to get promotion in a national airline but a woman colleague who gain weights are penalized। यहाँ पे ये है कि कोई मोटा आदमी, ठीक है, एक आदमी जिसने वेट गेन कर लिया, ठीक है, तो कोई मोटा आदमी, ठीक है, एक आदमी जिसने वेट गेन कर लिया और एक महिला जिन्होंने वेट गेन कर लिया, ठीक है, तो दोनों थोड़े थोड़े से दोनों फैट हो गए। तो जो आदमी है उसका ऊपर प्रमोशन हो पा रहा है, लेकिन जो महिला है उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। और तो यहाँ पे कौन सी राइट वायलेट हो रही है, यहाँ पे हमने देखा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी यहाँ पे वायलेट हो रही है। राइट टू इक्वालिटी का यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट टू इक्वालिटी का यहाँ पे हमें वायलेशन देखने को मिल रहा है, ठीक। तो ये वाली चीज समझ में आई। राइट टू इक्वालिटी क्या बोलता है, राइट टू इक्वालिटी बोलता है, एक सेकेंड, हाँ, in this situation right to equality is being violated on the grounds of discrimination whereas nobody should be discriminated under the right to equality on the behalf of caste, religion, race, sex and gender, ठीक है, एंड जेंडर। तो जेंडर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, सेक्स के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्स के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो राइट टू इक्वालिटी यहाँ पे वायलेट हो रहा है। नेक्स्ट, अ डायरेक्टर मेक अ डॉक्यूमेंट्री, यहाँ पे दूसरा क्या बताया गया है, दूसरा सवाल यहाँ पे बताया गया है, अ डायरेक्टर्स मेक अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म दैट क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये कौन सा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज बीइंग यूज्ड। यहाँ पे कौन सा राइट है, डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई है जिसमें सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जहां बोलने की आजादी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यहाँ पे हमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यहाँ पे वायलेशन होते हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल डिस्प्लेस्ड बाय बिग डैम टेक आउट अ रैली डिमांडिंग रिहेबिलिटेशन। पीपल डिस्प्लेस, जो लोग हैं वो एक बड़े डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से वहां से सरकार ने उनको हटा दिया है और सरकार उनको दूसरी जगह पे कहीं रहने का घर दे रही है। तो ये लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहता है, वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
people displaced by a big dam take out a really demanding rehabilitation. Though our constitution grants right to reside and settle in any part of India in right to freedom, but people have right to freedom of speech and expression also. In this case, government can impose some restrictions to maintain law and order. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो राइट टू फ्रीडम है उसमें हमने देखा था कि कोई भी इंसान इस पूरे देश में कहीं पे भी जाके रह सकता है, कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो वो राइट्स का कहीं ना कहीं सरकार उसको थोड़ा सा छीन रही है, साथ ही साथ लोगों के पास बोलने का अधिकार है। तो यहाँ पे लेकिन बोलने के अधिकार को और कहीं पे भी सेटल होने के अधिकार को सरकार थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। जैसा कि आपको भी पता है कि हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है या फ्रीडम टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इस पे सरकार क्या कर सकती है, इस पे सरकार थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, उन पे थोड़े थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। आपके फंडामेंटल राइट्स एकदम एब्सोल्यूट नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्रा सोसाइटी रन्स तेलुगु मीडियम स्कूल आउटसाइड द आंध्र प्रदेश। बहुत ध्यान से पढ़ो, आंध्रा सोसाइटी रन्स तेलुगु मीडियम स्कूल आउटसाइड द आंध्र प्रदेश। जो आंध्रा सोसाइटी है वो तेलुगु मीडियम स्कूल्स रन करती है आउटसाइड द आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में क्या है, जो तेलुगु वाले लोग हैं वो मेजॉरिटी में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु वाले लोग हैं वो हो गए मेजॉरिटी में। लेकिन अगर अब हम यहां पे लेते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहां हमने ले लिया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है, जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है वो क्या हो गए, वो हो गए माइनॉरिटी में। वो यहां पे हो गए माइनॉरिटी में, ठीक है। तो वो यहां पे जब माइनॉरिटी में हो गए हैं तो यहां पे क्या है, यहाँ पे जब हमने उनको यहाँ पे माइनॉरिटी में दे दिया है, तो यहाँ पे जो आंध्र सोसाइटी है वो यहाँ पे स्कूल ओपन अप कर सकती है। जैसे आपको पता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में हमने क्या देखा था कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन अप कर सकती है। जैसे मैंने आपको मदरसास का एग्जाम्पल दिया था। तो आंध्र प्रदेश में तो तेलंगाना के लोग, आंध्र प्रदेश में तो तेलुगु स्पीकिंग लोग जो हैं वो क्या है, आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं वो मेजॉरिटी में है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में देखेंगे, बाहर आके देखेंगे, जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है वो माइनॉरिटी में है। तो उत्तर प्रदेश में आंध्र सोसाइटी अपनी स्कूल ओपन अप कर सकती है। क्लियर है? ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। दिस केस रिफर्स टू राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रिजर्व द कल्चर। हेंस आंध्र प्रदेश कैन एंजॉय राइट टू रन तेलुगु मीडियम स्कूल आउटसाइड द आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे आंध्र सोसाइटी जो है उनके पास पूरा अधिकार है आउटसाइड द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं ये स्कूल चला सकते, क्योंकि वहां पे जो तेलुगु वाले जो लोग है, तेलुगु स्पीकिंग पीपल है, वो वहां मेजॉरिटी में है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन ओपन अप कर सकता है, जो कि माइनॉरिटीज में हो। क्लियर? ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है, ये चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इन चार ऑप्शन में से कौन सा एकदम करेक्ट इंटरप्रिटेशन होगा कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स का, ठीक है। ये चार ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में से हमें एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखना है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स का। पहला, only children belonging to minority group has open educational institution can study there, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल मस्ट इंश्योर दैट चिल्ड्रन ऑफ अ माइनॉरिटी ग्रुप विल बी इंट्रोड्यूस टू देयर बिलीफ एंड कल्चर, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी कैन ओपन स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन एंड कीप इट रिजर्व फ्रॉम देम, ठीक है। फोर्थ, linguistic and religious minority can demand that their children must not study in educational institution except those managed by their community। तो यहाँ पे जो सबसे सही जवाब है वो सही है, वो सी है, ठीक है। अगर हम लोग पहले में देखेंगे, ओनली चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू अ माइनॉरिटी ग्रुप दैट कैन ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कैन स्टडी हियर, ऐसा नहीं है, दूसरे बच्चे भी आके पढ़ सकते हैं ना। गवर्नमेंट स्कूल मस्ट इंश्योर दैट चिल्ड्रन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप विल बी इंट्रोड्यूस देयर बिलीफ एंड कल्चर। गवर्नमेंट क्यों देखेगी, गवर्नमेंट का कोई रिलीजन है क्या, जी नहीं, गवर्नमेंट का तो कोई रिलीजन नहीं है, तो गवर्नमेंट क्यों देखेगी। जो तीसरा ऑप्शन है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी कैन ओपन अप स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन एंड कीप इट रिजर्व
कीप इट रिजर्व फॉर देम। बिल्कुल, जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी है वो स्कूल्स बिल्कुल अपने खोल सकती है और अपने बच्चों के लिए रिजर्व रख सकती है। यहाँ पे सरकार का कोई रोल नहीं है, वो जो माइनॉरिटी है वो खुद अपनी स्कूल ओपन अप करके यहाँ पे उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। क्लियर हुई? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक, तो यहाँ पे इनका एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन की हमें जरूरत है नहीं। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड वाई। यहाँ पे वाई भी है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है और क्यों है वो वायलेशन। ठीक, इसे समझते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इन 4 ऑप्शंस में से आप देखो कि कौन सा जो है वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। पहला नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस, दूसरा बैनिंग ऑफ बुक, तीसरा बैनिंग ऑफ लाउड स्पीकर आफ्टर 9 PM, फोर्थ है मेकिंग अ स्पीच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपको लगेगा सर आप सब तो सही बोल रहे हो, इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज द आंसर। तो यहाँ पे जो नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस ये है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है ये तो हम समझ गए, नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन यहाँ पे जो बचे हुए 3 ऑप्शन है वो क्यों नहीं? बैनिंग ऑफ अ बुक, आप बिल्कुल बुक बैन कर सकते हो। किस ग्राउंड पे बुक बैन करोगे? अगर वो बुक इंडिया के खिलाफ कोई बात कह रही हो, ठीक है, जिससे कि इंडिया की अखंडता और प्रभुता पे बात आए। ठीक है, जो बुक एकदम इंडिया के खिलाफ बात कर रही हो, मान लो मैं इंडिया में रह रहा हूं, मैं इंडिया के खिलाफ ही लिख रहा हूं, ठीक, तो वो बुक बैन हो जाएगी। बैनिंग ऑफ लाउड स्पीकर आफ्टर 9 PM, ये बिल्कुल बैन कर सकती है सरकार। क्यों कर सकती है? क्योंकि आप शोर पहुंचा रहे हो ना, तो दूसरे लोगों को समस्या हो रही है। आपकी फंडामेंटल राइट है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की फंडामेंटल राइट नहीं है, उसकी भी तो फंडामेंटल राइट से अच्छे से शांति से पीसफुली रहने की। देन मेकिंग अ स्पीच, आपको स्पीच देने से बिल्कुल रोका जाता है अगर आप अपनी स्पीच से हेटरेट फैला रहे हो। मान लो मैंने स्पीच दे दी और दंगे हो गए, तो अब मेरे को रोका जाएगा ना। लेकिन मिनिमम वेजेस पे तो कोई रोक नहीं है, आपको मिनिमम वेजेस तो देनी होगी। अगर सरकार ने तय किया कि 100 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे, अगर आपने दिन भर काम करवाया तो आपको देने ही पड़ेंगे, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इस पे किसी तरीके का क्यों परंतु कुछ नहीं आता है। आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब देने ही पड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दिस कम्स अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है बेगार, फोर्स्ड लेबर, बाउंडेड लेबर और not paying minimum wages are against rights of exploitation. It has not declared a crime and a punishable offense. ठीक है, नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है कि मान लो जो एक पावरफुल आदमी है वो आपको एक मिनिमम तनख्वाह भी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो आपको एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है। ठीक है, वो आपको एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, वो आपको एक मिनिमम तनख्वाह भी नहीं दे रहा है, तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आएगा। ठीक है, जो बेकार है, जो फोर्स लेबर है, जो बॉन्डेड लेबर है, ठीक है, या आप कोई मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे हो, आप जबरदस्ती काम कर रहे हो, आपने किसी को खरीद लिया, आप उसको रुपए नहीं दे रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आती है। और ये सारे क्या है? ये सारे अब तो क्राइम भी बन गए हैं, और अगर आपने कोई ऐसा गुनाह किया है तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्टिविस्ट वर्किंग अमंग द पुअर सेज दैट पुअर डोंट नीड फंडामेंटल राइट्स. Why they need a directive principle to be made legally binding. Do you agree with this? Give your reason. यहाँ पे क्या है? एक एक्टिविस्ट जो है, जो कि लोगों पुअर्स के साथ में काम कर रही है, ठीक है, एक पढ़ी लिखी एक एक्टिविस्ट महिला है, वो गरीबों के साथ में काम कर रही है, और उनका ये कहना है कि जो गरीब है उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी चाहिए, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी लीगली बाइंडिंग होने चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आप इन्हें लीगली बाइंडिंग होने चाहिए। क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? थोड़ा सा सोचो कि क्या आप इस स्टेटमेंट से देखो, देखा जाए तो उस एक्टिविस्ट की कुछ हद तक बात तो सही है। कुछ हद तक बात क्यों सही है? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बात करते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बात करते हैं कि हर गरीब के घर में खाना पहुंचे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बात करते हैं कि सरकार को वेलफेयर स्कीम लेके आना चाहिए, सरकार को हेल्थ सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। तो बोलते हैं कि गरीबों को इन फंडामेंटल राइट से ज्यादा मतलब इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से, क्योंकि ये लोग इतने पिछड़े हैं अभी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इनको सपोर्ट चाहिए ताकि इनकी लिविंग स्टैंडर्ड
अच्छा और इनकी कंडीशन बहुत आगे हो। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिविस्ट की जो बात है वो पार्टली सही है, कुछ हद तक सही है। कुछ हद तक सही क्यों है? क्योंकि कुछ हद तक गलत भी है। अब गलत क्यों है, हमें ये उसमें प्रूव करना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो देखो अपनी जगह है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे, ताकि उनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी तो सरकार को फॉलो करना ही होगा। सरकार अगर इन्हें लागू नहीं करेगी तो क्या होगा, सरकार इन्हें लागू नहीं करेगी तो चुनाव हार जाएगी। ऑल्दो हम कहते हैं कि सरकार अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज नहीं फॉलो करती है तो हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि फंडामेंटल राइट्स में कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में लिखा है कि सरकार को हेल्थ पे काम करना है, लिखा है कि सरकार को एजुकेशन पे काम करना है, वहां पे लिखा है कि सरकार को लाइवलीहुड पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू वर्क पे काम करना है, राइट टू वर्क पे काम करना है। तो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पे सरकार वाकई में काम नहीं करेगी, हेल्थ, एजुकेशन, वर्क, इन पे अगर सरकार काम नहीं करेगी तो ऑफकोर्स सरकार हार जाएगी ना चुनाव। तो इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बिल्कुल सरकार इंप्लीमेंट करती है समय समय के अनुसार, लेकिन हम फंडामेंटल राइट्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है वो, क्योंकि ये राइट्स कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका जो शोषण वगैरह है उनको करने से रोकती है। ठीक है, तो एक बार आंसर रीड करते हैं। द मोस्ट बेसिक नेसेसिटीज ऑफ पुअर पीपल आर फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। ठीक है, जो गरीब लोगों का है, जो गरीब लोगों को क्या चाहिए, खाने की रोटी, पहनने के लिए कपड़े और एक मकान, है ना। एक गरीब इंसान की यही आशा होगी ना, इससे ज्यादा उसकी कोई आशा नहीं होती है कि मुझे 2 वक्त की, मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिले। एक गरीब आदमी यही सोचेगा। वो सोचेगा कि मेरे परिवार वालों के पास में पहनने के लिए कपड़े हो और शेल्टर हो, रहने के लिए घर हो। उनकी भी कपड़ों की कोई ऐसी थोड़ी ना डिमांड है कि उनको एकदम मॉल से और एकदम अलग अलग ब्रांड्स के चाहिए, बस पहनने के लिए कपड़े हो, इतना हो बस, ठीक है, और रहने के लिए घर हो, इतने एक गरीब लोग की आशा होती है, और उनको फंडामेंटल राइट से मतलब नहीं होता है। ठीक है, हेंस वी कैन से दैट एक्टिविस्ट इज पार्टली करेक्ट इन द सेइंग दैट पुअर डोंट नीड फंडामेंटल राइट। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्टिविस्ट कह रही हैं, एक्टिविस्ट एकदम सही कह रहे हैं कि इनको, ये कुछ कुछ सही कह रहे हैं कि इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे ज्यादा काम चाहिए, ना कि फंडामेंटल राइट्स पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन नॉन जस्टिसेबल राइट्स ऑन विच लाइवलीहुड्स ऑफ पुअर डिपेंड। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कुछ बात करता है वो नॉन जस्टिसेबल राइट्स के बारे में बात करता है। अगर सरकार उन पे काम नहीं करेगी तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये वो अधिकार है जिसपे, जो कि पुअर को बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड, ठीक है, कि उन्हें रोजी रोटी के लिए, अपना घर चलाने के लिए कुछ एक अच्छा मिले, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू वर्क। ठीक है, ये कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो राइट्स के बारे में बात करता है जो कि एक गरीब को वाकई में चाहिए होता है। इसलिए ये एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जस्टिसेबल बना देना चाहिए। बट वी कैन नॉट इग्नोर फंडामेंटल राइट्स विच आर इंपॉर्टेंट टू गारंटी द राइट टू लाइफ, एम्प्लॉयमेंट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन हम फंडामेंटल राइट्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज्यादा बेसिक से राइट है। क्लियर है, वो वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, वो वाली चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। Several reports show that the caste group previously associated with the scavenging are forced to continue in this job. ठीक है, those in the position of authority refuse to give them any other job. Their children are discouraged from pursuing education. Which of the fundamental rights are being violated in this instant? बहुत कुछ रिपोर्ट्स, मतलब बहुत रिपोर्ट कह रही है कि एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग वगैरह, ठीक है, वो वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं वो इनको और इनके बच्चों को स्कूल में नहीं जाने दे रही, स्कूल में नहीं भेजने दे रही, साथ ही साथ उनको कोई दूसरे काम में वो लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है, उनको वो हमेशा बस स्कैवेंजिंग का काम ही करवाना चाहते हैं, उनसे अब वो कुछ दूसरा काम नहीं करवाना चाह रहे। तो यहाँ पे बताओ कि कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई है, वो हम लोगों को यहाँ पे बताना है। In this instance, the following fundamental rights are being violated. अगर यहाँ पे देखें तो ये following rights हैं जो कि violate हो रही है। Right to freedom. Under this situation given here, right to freedom of profession of Indian citizen has been violated due to force to continue in their jobs and to refuse the other job.
ठीक है। राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है राइट टू चूज अवर प्रोफेशन, है ना, ये हम देख चुके हैं कि राइट टू फ्रीडम के अंदर क्या आता है, राइट टू फ्रीडम के अंदर एक राइट होती है राइट टू चूज अवर ओन प्रोफेशन। यहाँ पे हम ये देखते रहे हैं कि यहाँ पे एक इंसान को अपने मन का काम नहीं करने दिया जा रहा है, अपना मन का जो प्रोफेशन वाला काम है वो उस इंसान को नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है वो कहीं वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको कोई दूसरा काम दे नहीं रहा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्यों है, क्योंकि अगर वो कास्ट ग्रुप अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एजुकेशनल राइट्स वगैरह है, यहाँ पे उन बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, ना ही गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, ना ही कोई सरकारी स्कूल्स वगैरह में नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये चीज आप लोग कह सकते हैं कि एजुकेशनल वाला जो राइट है वो भी इनका वायलेट हो रहा है। देन राइट टू इक्वालिटी, यहाँ पे इक्वालिटी में जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत का है कि ये नीची वाली कास्ट का है, मैं अपर कास्ट का हूँ, ठीक है, जो कि मैंने आपको ये इंस्टेंसेस बताए थे कि पहले गांव में क्या होता था कि जो अपर कास्ट के लोग रहते थे वो लोअर कास्ट के लोगों को बोलते थे कि तुम चप्पल उठा के अपने घर से बाहर से निकला करो, चप्पल हाथ में लेके निकला करो। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी है अब ये अबॉलिश हो चुका है। राइट टू इक्वालिटी के अंदर क्या है कि सारे सिटीजन इक्वल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सारे लोग क्या है, सारे लोग आज की तारीख में इक्वल है। और आप ये जो अनटचेबिलिटी वाला, ये अनटचेबिलिटी वाला तो क्राइम है, गुनाह है। ठीक है, तो ये वाली राइट भी यहाँ पे वॉयलेट हो रही है। ठीक है, तो ये राइट्स यहाँ पे वॉयलेट हो रही है और आपको इन राइट्स को यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, समझ में आ गया, क्लियर हो गई ये वाली चीजें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, a petition by a human rights group drew attention of the court to the condition of starvation and hunger in the country. Over 5 crore tons of food grains were stored in godowns of Food Corporation of India. ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ना। अब पिटीशन बाय ह्यूमन राइट्स ग्रुप, जो एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है। ठीक है, और उस पिटीशन से क्या हुआ है, उस पिटीशन से पूरी सोसाइटी, उस पिटीशन ने पूरी सोसाइटी का क्या किया है, पूरी सोसाइटी की नजर इस इशू पे आ गई है। इस इशू पे क्या आया है कि एक कोर्ट के सामने पिटीशन आई है कि बहुत सारे लोग क्या है, स्टारवेशन, भूखमरी से और हंगर से कंट्री में बहुत सारे लोग भूखमरी और हंगर से उनकी वो तड़प रहे हैं। ठीक है, ओवर 5 करोड़ टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स वर स्टोर्ड इन गोडाउन्स ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ऐसा नहीं है, 5 करोड़ टन्स जो खाना है वो ऑलरेडी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वहां स्टोर्ड है। ठीक, रिसर्च शो दैट अ लार्ज नंबर ऑफ रेशन कार्ड होल्डर्स डू नॉट नो अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। अब यहाँ पे बताता है, रिसर्च बताता है कि बहुत सारे जो रेशन होल्डर्स थे उनको नहीं पता था कि इतना ज्यादा फूड है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स दैट दे कैन परचेज from a fair price shop. It requested the court to order the government to improve its public distribution system. तो ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने, ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने कोर्ट से बोला कि आप गवर्नमेंट से कहिए कि अपने पीडीएस सिस्टम को इंप्रूव करे। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हुआ, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने केस फाइल किया, एक पिटीशन फाइल की कि बहुत सारे लोग गरीबी से, बहुत सारे लोग भूखमरी से, स्टारवेशन से उनकी हालत खराब है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 करोड़ टन्स ऑफ द खाना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास ऑलरेडी स्टोर्ड है और बहुत सारे रेशन होल्डर्स को पता ही नहीं है कितना खाना स्टोर्ड है, उन्हें पता ही नहीं है और उनको ये पीडीएस वाले बता भी नहीं रहे कि खाना स्टोर्ड है, खाना ले जाओ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग बाहर से जाके सामान खरीद रहे हैं महंगे दाम में और इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। अब यहाँ पे पहला, विच डिफरेंट राइट डज दिस केस इन्वॉल्व, how these rights are interlinked. ठीक है, which different right does this case involve, how these cases are interlinked, should these rights be part of right to life। यहाँ पे कौन कौन सी rights involve हैं। ठीक है, इस केस में कौन कौन सी rights involve है आप वो लिखिए। और क्या यहाँ पे ये जितनी भी बातें हैं ये क्या right to life के अंदर आती है, यहाँ पे जितनी भी बातें बोली गई क्या ये right to life का पार्ट है, ये भी यहाँ पे एक सवाल है। The case involves the following right। ठीक है,
दिस केस इन्वॉल्व द फॉलोइंग राइट, कौन कौन सी राइट? राइट टू इक्वालिटी वेयर एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ and enjoy equal protection of law. This case refers that a large number of ration card holders do not know about the quantity of food grains from ration shops. यहाँ पे एक तो राइट टू इक्वालिटी का क्या है? राइट टू इक्वालिटी का एक वॉयलेशन हो रहा है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी वेयर एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ एंड एंजॉयज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो लार्ज नंबर ऑफ रेशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, उन्हें बिल्कुल नहीं बताया गया कि फूड इतना सारा फूड स्टोर्ड है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में और वो बाहर से जाके कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से जाके क्या कर रहे हैं? बाहर से जाके खाना खरीद रहे हैं। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो रेशन कार्ड होल्डर्स है वो एक तरीके से इन गरीबों को एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं, खाना वगैरह नहीं दे रहे हैं, दूसरी राइट ही हो गई। देन राइट टू लाइफ, ड्यू टू सम पीपल डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट हाउ मच क्वांटिटी कैन बी परचेज फ्रॉम रेशन शॉप, दे मे स्टार्व इन वांट ऑफ फूड। राइट टू लाइफ इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि वो कितना खाना ले सकते हैं और वो भूखे मर सकते हैं, तो राइट टू लाइफ कहीं ना कहीं उनके खतरे में। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज ऑल्सो इन्वॉल्व बिकॉज ह्यूमन राइट ग्रुप ड्यू अटेंशन ऑफ द कोर्ट्स टू द कंडीशन ऑफ सैचुरेशन एंड हंगर, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने कोर्ट में केस फाइल किया है आर्टिकल 32 के तहत, तो यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी इन्वॉल्व है। क्या यहाँ पे राइट इन्वॉल्व है? यस, ऑल राइट शुड बी अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ इस केस में इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ पे किसकी बात है? यहाँ पे हंगर वाली बात है, राइट टू फूड की बात है, ठीक है। सो राइट टू फूड is part of right to food is part of right to life, right to food is part of right to लाइफ, ठीक है। यहाँ पे जो राइट टू फूड है वो राइट टू लाइफ का पार्ट है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि राइट टू लाइफ यहाँ पे इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ लोग भूखमरी और स्टारवेशन से इन लोगों की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं राइट टू लाइफ इन्वॉल्व है। क्लियर? नेक्स्ट, which of the fundamental right is in your opinion the most important right? Summarize its provision and give argument to show why it is important. आपके अकॉर्डिंग कौन सी फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समराइज करो उसकी प्रोविजंस एंड गिव आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट दो कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। मेरे अकॉर्डिंग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस राइट को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला है? इस राइट को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला है इट इज एन हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और इट इज एन हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज क्यों? क्योंकि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमें गारंटी दे रहा है, क्या गारंटी दे रहा है? कि अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई तो आप लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और केस फाइल कर सकते हो कि मेरी ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपको क्या करना है? In my opinion, right to constitutional remedy is an heart and soul of constitution, has important because a citizen can approach to Supreme Court or High Court under this right in case of violation of any of the fundamental rights, है ना। इंसान कहाँ पे जा सकता है? इंसान सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब यहाँ पे कोर्ट कुछ स्पेशल ऑर्डर्स इशू कर सकता है रिट के फॉर्म में, हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंट हो, सर्चोररी, ठीक है। अगर किसी की भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है तो कोर्ट कुछ ऑर्डर इशू कर सकता है। उन ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? रिट्स। और रिट इशू कर सकता है किसी की भी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये तमाम तरीके के प्रोविजन क्या है? ये तमाम तरीके के प्रोविजन मैंने आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाले आर्टिकल में बता दिए हैं, तो आप ये वहां से जाके पढ़ सकते हैं। अंडर द अबव मेंशन रिट द फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेबल, ठीक है। इन रिट्स के तहत क्या होगा? आप हमारी फंडामेंटल राइट्स कोर्ट वापस रिस्टोर कर देगा और हमारी जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई है वो आगे से नहीं होगी, और कोर्ट को और जिसने भी वायलेट करी है उसको कोर्ट
भुगतान हर्जाना भरवाएगा। क्लियर है? इन राइट्स को मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था। आई होप सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो इसी के साथ एक चीज और, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 होता है कंप्लीट। ये जो आपका चैप्टर था ये लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से था, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मर्ज करके पढ़ा है हमने। और यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस के जितने भी वीडियोस मिल रहे हैं वो सारे वीडियोस आपको बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए। गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे दिया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ CBSE K-12 इंग्लिश, हिंदी मीडियम, NTSC तमाम तरीके की चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलेंगी। फिलहाल हम इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं गया CBSE K-12 इंग्लिश, यहाँ पे सभी क्लासेस ओपन अप हो जाएंगी। मैं गया क्लास 11 पॉलिटिकल पढ़ रहे हो ना, तो क्लास 11 पे गया। जैसे ही मैंने क्लास 11 को टच किया, यहाँ पे क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट के वीडियो नजर आ जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस नजर आएगा। यहाँ पे क्लिक करना वॉच नाउ। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस दिखेंगे। ये वीडियोस आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे, टॉपिक वाइज अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज अरेंज होंगे, ठीक है, विथ 1 शॉर्ट रिवीजन, NCERT सोल्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो इट इज अप टू यू। अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट से भी नहीं पढ़ना है तो सिंपली आप लोग क्या कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप उस ऐप के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर कंपटीशन लेवल की भी तैयारी की जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।